Hello everyone, my name is Bhavishya. I secured All India rank 29 in this year's UPSC exam. So I can tell you about my optional. मेरा optional PSIR था, Political Science and International Relations. और so first how to choose an optional. So बेसिकली आपको ये सोचना है कि एक तो आपको इंटरेस्ट देखना है बिकॉज ऑप्शनल आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा. तो एक तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ऑप्शनल में. सेकंड, आपको थोड़ा प्रैग्मेटिक भी होना है क्योंकि आपका मेन फोकस इज स्कोरिंग मार्क्स इन द एग्ज़ाम है. तो आपको जो भी ऑप्शनल आप चूज़ करें उसके लिए फर्स्ट देखिए कि आप उसमें स्कोर कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए कुछ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं और कुछ गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं. देन ओनली आप बोथ आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए और प्रैग्मेटिकली भी आप देखिए कि कौन सा ऑप्शनल आपको सूट करता है. देन आप ऑप्शनल चूज़ करिए. उसके बाद मेरे ऑप्शनल रिलेटेड तो फर्स्ट आप किसी भी ऑप्शनल को पढ़ने के लिए आप उसका सिलेबस देखिए. ऑप्शनल में एक बेनिफिट ये कि मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिलेबस और PYQ से ही आते हैं. तो इवन अगर आप PYQ सारे कर लेंगे तो ही आपके ऑप्शनल की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी. तो आपको फर्स्ट सिलेबस देखना है और PYQs आप उसके साथ में रख लीजिए टॉपिक वाइज. और आप हर सिलेबस में आप जाइए, उसका कंसेप्ट उसको एक बार आप पूरे सारे कंसेप्ट्स एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए जो जो सिलेबस में मेंशन्ड है, और उनको आप PYQ उसको साथ में कंपेयर करते रहिए. और एक बार जब आपका सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ गई है तो आप अब जो आपकी नॉलेज है उसको इंटर रिलेट करने की कोशिश कीजिए. जैसे आप अगर पार्ट 1 है उसकी नॉलेज को 1B या 2A में यूज़ करिए, 2A की को 1, और सेम उसके बीच में भी. और GS की भी अगर आप कहीं आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल यूज़ कीजिए. और सेम ऑप्शनल की नॉलेज भी आप GS में यूज़ कर सकते हैं. बस आप कुछ टेक्निकल मत यूज़ करिए. अगर आप कोई कंसेप्ट जो वेल नोन है उसे आप बिल्कुल GS में भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद एक बार आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है, अब आप आंसर लिखने की कोशिश करिए. अगेन आप PYQ के आंसर लिखिए. उसमें भी आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करिए. जो रिसेंटली क्वेश्चन आए वो उन्हें हायर प्रायोरिटी रखिए. और अगर आप ये PYQ सारे कर लेंगे, और PYQs को भी आप जैसे कुछ कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि इनके मुझे पूरे आंसर लिखने चाहिए, अदरवाइज़ उनको आप ब्रेनस्टॉर्म कर लो. और उसके बाद एक बार आप PYQs सारे कर लेंगे, उन्हें पीरियोडिकली देखते रहें ताकि PYQs ही बेस्ट तरीका है ऑप्शन प्रिपेयर करने का. तो और फिर जब आपकी एक बार इस अपने PYQs कर लिया, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, उसके बाद आप फाइनली शॉर्ट नोट्स बनाइए जहाँ पे आप जो कीवर्ड्स हैं या थ्योरी जो स्कॉलर्स के नेम है, थ्योरीज के नेम है, और कुछ जो भी आपको लगता है कि जो काफ़ी क्रिटिकल है, जो आप एक्चुअली एग्ज़ाम में आंसर में यूज़ करेंगे, तो आप वो बनाइए. क्योंकि GS में आप फिर भी काफ़ी जनरल आंसर लिख सकते हैं, बट ऑप्शनल में आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए. आपको जो सब्जेक्ट है उसकी लिंगो, उसकी मेथडोलॉजी को ध्यान में रखना चाहिए. तो शॉर्ट नोट्स ऑप्शनल में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, तो वो कह रही है. और अगर आप GS के फुल पेपर लिख रहे हैं तो आपको ऑप्शनल में इतने ज़्यादा पेपर नहीं लिखने पड़ेंगे, पर फिर भी आई वुड रिकमेंड कि आप जो पूरा पेपर 1 पेपर 2 बैक टू बैक वो एक बार करके ज़रूर देखें. क्योंकि और ऑप्शनल में भी थोड़े से ही टाइम जो कंस्ट्रेंट होता है थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन फिर भी जो ऑप्शनल का पेपर है वो कंप्लीट करने में काफ़ी वो भी डिफ़िकल्टी होता है. तो आप ऐसा रिलैक्स मत करिए. और हर जो 5 क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल में, हर क्वेश्चन को इक्वल वेटेज दीजिए. तो इन जनरल आप अप्रॉक्सीमेटली ऐसा सोच सकते हैं कि हर क्वेश्चन 35 मिनट का है. आप पहले और 5 मिनट्स आप क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए रख सकते हैं. और इसे भी काफ़ी वाइजली सेलेक्ट करें, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें कि 20 मार्कर प्लस 15 मार्कर इज 35 विच इज़ ग्रेटर देन 2 15 मार्कर्स. सो हमेशा ये लॉजिक ध्यान रखिए और फिर चूज़ करिए जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, जो आपको लगता है कि मैं इनका बहुत अच्छा आंसर वही चूज़ करिए. और फिर चूज़ करने के बाद हमेशा हर क्वेश्चन को 35 मिनट्स दीजिए. तो मेरी जनरल स्ट्रेटजी ये होती थी कि मैं फर्स्ट पेपर स्टार्ट होते ही सेक्शन A के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करता था. उसके बाद 2 क्वेश्चन सेक्शन A में करता था, और फिर जो नॉन कंपल्सरी क्वेश्चन होता है वो सेक्शन B का वो करता था, और लास्ट में जो 5 क्वेश्चन कंपल्सरी हैं सेक्शन B के वो करता था. ये आप स्ट्रैटेजी आप खुद फिगर आउट कर सकते हैं. बस ये ध्यान रखिए कि अगर आप पहले 10 मार्कर्स करने लग जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको लास्ट में आपके जो 15 या 20 मार्कर्स के लिए टाइम ना मिले. तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. तो मैं तो स्टार्ट में एक सेट ऑफ 10 मार्कर्स करता था और एक एंड में 10 मार्कर्स करता था.
इसके अलावा सो PSIR स्पेसिफिक मैं ये बता सकता हूँ कि इन जनरल आंसर राइटिंग का मैं पैराग्राफ्स में आंसर लिखता था, बट बीच में आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बीच में पॉइंट्स डाल सकते हैं। और जो जनरल ट्रिक है आंसर राइटिंग की, वो टू रिमेंबर 4 C's, सो कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूजन। सो आप किसी भी क्वेश्चन को इन जनरल आप उसके कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल या फिर उसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड या उससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Then you can cover the main content, what is it about. Then you can critique the main point from some other standpoint. So for example, so if you are writing about capitalism or liberalism, then you can critique it from Marxist viewpoint. And if you are writing about communism or Marxism, then you can critique it from, let's say, a capitalistic viewpoint of, let's say, F.A. Hayek. So this would make your answer highly substantive, and then you can conclude either with your opinion or a balanced conclusion, or you think what could be a forward looking conclusion. So वो आपके पास फ्रीडम है, अब जैसे हर क्वेश्चन को आपको जो लगे कि बेस्ट वे कैसे हो सकता है उसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो PSIR के आंसर्स हैं उनमें फ़्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो फ़्लो ज़रूर मेंटेन करें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका आंसर अब्रप्टली स्टार्ट हो रहा है, बीच में अब्रप्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो आपको एक स्टोरी लाइक फॉर्मेट में एक आर्टिकल की तरह होना चाहिए जिसमें कंटिन्यूसली एक फ्लो हो और आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट मूव कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे कलेक्ट करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मूवमेंट्स हैं, BLM हो गया, हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, फ्रांस में येलो वेस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं कि सोशल मूवमेंट्स के, कंटेम्प्रेरी सोशल मूवमेंट्स के एग्जांपल ये हैं। सिमिलरली टेररिज्म के एग्जांपल, टेररिस्ट ग्रुप के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आइसिस, अलकायदा, ये सब। और सिमिलरली कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कॉन्गो में, अभी यूक्रेन में, या फिर जहाँ भी आपको जो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स हैं उन्हें आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी के एग्जांपल पाकिस्तान और भी जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़, और सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी के एग्जांपल इंडिया, बांग्लादेश। सो आप ये सारे एग्जांपल आप पहले से ही सॉर्ट करके रख सकते हैं, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ आप उन्हें ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल करके आप वहाँ कोड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जो रहता है कि स्कॉलर्स और जो एनालिस्ट, उनके नाम के बारे में क्या करना है। तो आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि आपको हमेशा इतने स्कॉलर्स या उनको कोट करना है। इन जनरल मेरा आइडिया ये था कि मैं थ्योरिस्ट को प्रायोरिटाइज करता था। सो थ्योरिस्ट वो हैं जिन्होंने दी एक्चुअल जो IR की थ्योरीज दी हैं, फॉर एग्जांपल रियलिज्म, लिबरलिज्म। सो फॉर एग्जांपल जॉन मीरशाइमर रियलिज्म के हो गए। तो आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर एक रियलिज्म का एंगल लगाने, तो आप वहाँ पे जॉन मीरशाइमर को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप लिबरलिज्म में उनके पर्टिकुलर स्कॉलर, और ज़्यादा आप एनालिस्ट के बारे में स्ट्रेस मत कीजिए। और इसके अलावा फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो 2B सेक्शन है, उसको करने के लिए आप जो ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनकी स्पीचेस, जो फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स हैं जैसे एम्बेसडर मैनन है और भी एम्बेसडर विजय गोखले, एम्बेसडर श्याम सरन, उनकी स्पीचेस या आपको उनके आर्टिकल्स में से कुछ यूज़फुल लगता है तो आप उसे यूज़ करिए। और शॉर्ट नोट्स आप मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप एटलीस्ट ऑप्शनल के बनाएं। अगर आप मेंस के भी बना दें तो भी उसे काफ़ी क्रिस्प और छोटा रखिए ताकि वो रिवाइजेबल हो और मैनेजेबल हो। और हमेशा पूरी कोशिश करिए कि मिनिमलिज्म फॉलो करिए, कम से कम चीज़ें होनी चाहिए और उन्हें आप ताकि इजीली मैनेज कर सकें, इजीली रिवाइज कर सकें, रैदर देन बहुत सारी अनवील्डी चीज़ें हो जाएं जिन्हें आप देख भी नहीं सकते, जिन्हें आप, और जो आप चीज़ रिवाइज नहीं करके जाएंगे एग्ज़ाम से पहले, वो मोस्ट लाइकली एग्ज़ाम प्रेशर में आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप थोड़ा सा कि जो इंटरनलाइज हो चुका है, जो रिवाइज कर चुके हैं आप बहुत बार, वो ही आप एक्चुअली एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों को ना करें, एक मिनिमल आप रिसोर्सेज और मटेरियल को पूरा लिमिट करके रखें। इसके अलावा मोटिवेशन रिलेटेड, फर्स्ट इंटरनल मोटिवेशन और जो आपकी डिज़ायर फॉर वट एवर योर सर्विस प्रेफरेंसेस वो होनी चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, डे टू डे में टू मेंटेन योर मोटिवेशन देयर आर फ्यू ट्रिक्स। सो फर्स्ट आपको एक तो हैबिट फॉलो करनी है। जैसे अगर आप अपनी जो स्लीपिंग शेड्यूल और स्टडिंग शेड्यूल को अलाइन कर लेंगे, जो एग्ज़ाम का टाइम होता है लाइक 9 to 6 वॉट एवर, सो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और वो
और एक्चुअल एग्ज़ाम के दिन भी आप मेंटली अलर्ट होंगे, तो एक वो है। इसके अलावा आप फोर्सिंग फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने हमेशा फिक्स कर रखा था कि आफ्टर 7 days और 10 days आई राइट अ टेस्ट, और तब तक मैं उतना सिलेबस प्रिपेयर करूँगा, तो मैं आवर्स वगैरह और टाइम के बारे में वरी नहीं करता था, बस कि मुझे इतना सिलेबस प्रिपेयर करना है और उसका फिर मुझे टेस्ट देना है। तो ये एक फोर्सिंग फंक्शन है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया को, या मैंने तो पूरे अबाउट 1.5 years में सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, लेकिन आप अगर यूज़ करें तो उसे बहुत लिमिटेड यूज़ करें। और जो आप, और मैंने एक लिस्ट बना रखी है फॉर जो आप मुझे मेरे ब्लॉग पोस्ट पे मिल जाएगी आपको, उसमें मैंने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो आपकी स्टडीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे पॉडकास्ट और कुछ डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ वगैरह। तो अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट अगेन मेन फोकस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी है उस पर होना चाहिए। और इन जनरल मेरी फाइनल जो एडवाइस है वो यही है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है इस एग्ज़ाम में। सो अगर आप थोड़ा सा भी आपको सेल्फ डाउट या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकती है। सो एक्चुअली बीइंग कॉन्फिडेंट इज़ दी टैक्टिकली एंड प्रैग्मेटिकली इम्पॉर्टेंट। सो आपको केवल इससे आप हमेशा जो आपका बेस्ट है वो दे के आ पाएंगे एग्जाम। अगेन सेकंड चीज़ ये है कि आपको कॉमन सेंस, जो भी आप एडवाइस लें इंक्लूडिंग मेरी एडवाइस भी, उसे आप अपने कॉमन सेंस फिल्टर से पास करें, और हमेशा सोचें कि जो भी मैं ये कर रहा हूँ वो क्या मैं लास्ट 7 minutes में एग्ज़ाम के दिन इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा कि नहीं। तो आप हमेशा जो भी एडवाइस है उसको कॉमन सेंस फिल्टर से पास करिए। थर्ड, अपार्ट फ्रॉम फोकस स्टडी, आप हमेशा किसी भी चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करिए। दो यूपीएससी जो ओवरऑल काफ़ी डिफ़िकल्ट और टैक्सिंग एग्ज़ाम है, बट एनी ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी सिंपल हैं। जैसे कुछ भी सिलेबस का पार्ट है वो काफ़ी सिंपल है। सो आप उसको कुछ ओवर कॉम्प्लिकेट मत करिए कि मुझे इस पर्टिकुलर वे ही करना है, या फिर मुझे इतना डेटा डालना है या इतनी डायग्राम बनाने हैं। आपका जो नेचुरल स्टाइल है उसमें ही लिखिए। बस अब जज करिए कि कोई भी एग्जामिनर होगा उसे ये आंसर उसकी डिमांड मीट कर रहा है, वो कितना रीडेबल है, कितना अच्छा लग रहा है। बस ये आपका फर्स्ट फोकस रहना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करिए, अपनी जो नेचुरल स्टाइल है उसको मत चेंज करिए। और अपने किसी भी नॉलेज को ऐसे आर्टिफिशियल बैरियर्स में डिवाइड मत करिए। कोई भी नॉलेज कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में, पॉलिटी की हिस्ट्री में, मतलब कहीं भी अक्रॉस। सो या दैट वुड बी माई एडवाइस. Hopefully you find something useful. All the best.